हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे प्रस्तावना के बारे में कि क्या है संविधान की प्रस्तावना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में संविधान सभा के बारे में बताया था, आज मैं बताऊंगा संविधान सभा के बाद संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कैसे बनी। प्रस्तावना को सबसे पहले अपनाने वाला अमेरिका है। प्रस्तावना का स्वरूप हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बाद में प्रस्तावना नाम दे दिया गया, इसलिए इसे प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहा जाता है। वैसे तो बहुत बार ये प्रश्न उठते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो आइए जानते हैं डिटेल प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना है क्या? 1973 में 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य का जो विवाद चल रहा था, तो केशवानंद बनाम भारत राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, वह संविधान की आत्मा है। इसके बाद अगर हम देखें तो एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया का जो विवाद हुआ, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना जो है वो भारत की संविधान की आधारभूत संरचना है। तो आइए जानते हैं क्या है प्रस्तावना। प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 20 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको विस्तार में समझना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला वाक्य है वो ये है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों के द्वारा तात्पर्य यह है कि भारत का जो यह संविधान है वो भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया है, जनता का जनता के प्रति। भारतीय ही यहाँ पर सर्वोच्च है, जनता ही यहाँ पर सर्वोच्च है, इसलिए प्रस्तावना में यह वाक्य निहित है, हम भारत के बाद है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने निर्णय, चाहे वो आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले हो, निर्णय लेने में खुद सक्षम है, वह किसी पर निर्भर नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद है समाजवादी। समाजवादी का जो कॉन्सेप्ट है यह यूरोप से लिया गया है। समाजवादी का मतलब है कि इस समाज में सभी समान हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है, पहले पंथ निरपेक्ष की जगह पर कई बार धर्म निरपेक्ष शब्द का भी यूज किया गया, पर पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष जो है इसमें बहुत हमेशा वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है कि पंथ निरपेक्ष क्या है और धर्म निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी राज्य का या भारत, किसी भी राज्य का या देश का, भारत देश का या भारत में स्थित किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यह धर्म से परे, इसीलिए इसे कहा गया पंथ निरपेक्ष। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी धर्म होगा वह जनता का होगा और राज्य शासन द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक शब्द का उपयोग किया गया है, वो है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब है जिस राज्य से है वहां के लोगों का शासन। इसके बाद है गणतंत्र या फिर गणराज्य। तो गणतंत्र का मतलब है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र या गणतंत्रात्मक। इस शब्द का मतलब होता है कि जो मंत्री होंगे, जो भी संविधान निर्माता होंगे, वो जनता द्वारा चुने जाएंगे और यह वंशानुगत पद नहीं होगा, यह सिर्फ और सिर्फ जनता द्वारा चुना जाएगा। जैसा कि आपने एक डायलॉग सुना होगा, आनंद कुमार जी पर जो मूवी आई थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसका मतलब यही है कि जो हकदार होगा वो जनता उसे वोट देगी और जनता के द्वारा ही स्थापित किया गया व्यक्ति ही संविधान का निर्माण करेगा या शासन बनाएगा।
इसके बाद प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है और इसमें 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और न्यायिक न्याय। तो आइए देखते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय में यह कहा गया है कि आर्थिक न्याय जो है उसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो आर्थिक रूप से सक्षम हो या आर्थिक रूप से अक्षम हो, उन्हें एक बराबर स्थिति में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब है आर्थिक न्याय। और न्यायिक न्याय, इसका तात्पर्य है कि संविधान की नजर में वह कोई भी व्यक्ति हो, उसे समान रूप से न्यायिक अधिकार प्राप्त है। इसके बाद एक शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का यहाँ पर आशा यह है कि व्यक्ति को दी जाने वाली संपूर्ण स्वतंत्रता, जिससे वह व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सके। समता या समानता, समता या समानता में संविधान व्यक्तियों को सभी स्तरों पर समानता प्रदान करने की बात करता है। फिर है व्यक्ति की गरिमा। तो भारतीय संविधान भारत में रहने वाले भारतीयों को, यहाँ की जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्रीय एकता व अखंडता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता का तात्पर्य है कि भारत विविधताओं वाला देश है। भारत में भाषाई आधार पर विविधता है, जातीय आधार पर विविधता है, अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। विविधताओं के होने के बाद भी भारत देश में एकता पाई जाती है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता व अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। इसके बाद एक शब्द है बंधुता। बंधुता का तात्पर्य यहाँ पर है कि संविधान में सभी व्यक्तियों को यह कहा गया है कि वे आपस में भाईचारे की भावना करके रहें। इसके बाद ये देखा जाए तो इस प्रस्तावना में जो अंतिम लाइन है वो उसमें यह लिखी गई है कि इसमें संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया जाता है। तो अंगीकृत का अर्थ क्या है? अंगीकृत का अर्थ है अडॉप्ट करना, मतलब हम भारत के संविधान को स्वीकार करते हैं। इसके बाद है अधिनियमित। अधिनियमित का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम संविधान को लागू करते हैं। आत्मर्पित का यहाँ पर अर्थ है कि हम संविधान को स्वयं को सौंपते हैं। ऐसे तो संविधान में अगर देखें तो संविधान में बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे प्रस्तावना में भी अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, जो कि हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और राष्ट्र की एकता व अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया है। इसलिए 42वां जो संविधान है, 42वां जो संविधान संशोधन है, इसे मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। वैसे तो हमारे प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुआ है, हम भारत के लोग, भारत द्वारा। तो इसमें भारत शब्द का यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों आप सभी को, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है। के.एम. मुंशी जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने भारत की प्रस्तावना को भारत के संविधान की जन्म कुंडली कहा। और अगर ठाकुरदास भार्गव की बात करें तो ठाकुरदास भार्गव ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो इस प्रकार ये थी संविधान की प्रस्तावना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।